हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कार्तिक के जॉब में आप सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक सेट टू। और बहुत ही गहराई से एक एक अक्षर को समझाते हुए हम चलेंगे। और यहाँ से पेपर में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, देर मत कीजिए, जल्दी क्लास में जुड़ जाइए, सभी आ जाइएगा। और अब हम मस्त वाला अर्धवार्षिक सेट टू तैयार करने जा रहे हैं। और मैंने सेट वन इसी वीडियो से पहले अपलोड किया हुआ है, आपको आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अब तो आप पेपर की तैयारी को बहुत ही खास तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको केवल क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस के साथ साथ उनके हल भी लेकर के आया हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर सके। बस इसी मेहनत के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकता है बच्चों। चलते हैं प्यारे बच्चों, कक्षा 10 है, विषय विज्ञान है और सेट 2 है। हल सहित प्रश्न पत्र है। प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे रहने वाला है। जो आप बोर्ड एग्जाम्स दे करके आते हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, और निर्देशन कुछ निर्देशन होते हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा काम तो आपको केवल सोल्व कराना है प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है वो क्या है बच्चों। तो मुझे जल्दी कमेंट में उत्तर बताइए। जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर। तो बच्चों क्या होती है, कूलाम। जो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है बच्चों, कूलाम। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अधातु है। सब बच्चे कमेंट में लिख करके बताइए अधातु किसे कहते हैं। तो बताइए क्या है बच्चों, के, एफ, ए एल या एन ए। बताइए सब बच्चे। इसका उत्तर है एफ यानी फ्लोरीन। ओके, के से क्या बनेगा, पोटेशियम, एफ से फ्लोरीन, ए एल से एल्यूमिनियम और एन ए से सोडियम। किसी एल्कीन का सामान्य सूत्र है। कोई एल्कीन है तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों, C4H10, C4H6, C4H8, C4H12। क्या होगा बच्चों, C4H8। निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आप मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH। शुद्ध जल का पीएच मान है। बताइए बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट में इसका उत्तर लिखता है। तो बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। और आप मुझे बताइए, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा उसे अम्ल बोलेंगे या क्षार। अगर 7 से अधिक होगा तो अम्ल बोलेंगे या क्षार। कमेंट में लिख करके बताइए, देखते हैं कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। तत्व निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। बच्चों, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है, क्या होता है बच्चों, सी और ओ। ओके, आगे देखिए। निम्न में से मस्तिष्क का भाग है। हमें ये देखना कि इनमें से कौन कौन सा मस्तिष्क का भाग है। अगर आपने कक्षा विज्ञान के जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे उनको पढ़ा होगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बताइए मुझे, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या ये सभी। तो उत्तर क्या है बच्चों, ये सभी। आप जब 5-6 सेट तैयार कर लोगे ना, तो सच में बता रहा हूँ 100% इससे बाहर पेपर बनने वाला नहीं है। और आप 100 के 100 नंबर तैयार करके ले जाओगे। बस लगे रहो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके, निषेचन के बाद फल में बदलता है। निषेचन के बाद फल में बदलता है। बताइए क्या बदलता है बच्चों, अंडाशय। फल में बदलता है क्या, अंडाशय। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई, डी, के या सी। तो बच्चों क्या है, विटामिन सी। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो क्या है बच्चों, सी। और जल में और कौन सी विटामिन घुलनशील है, आप कमेंट में लिखो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि देखते हैं कितनी मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हैं। द्विसंकर संकरण में संतति का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है।
जो द्विसंकरण संकरण में संतति का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 9:3:3:1। आगे चलिए, फुफ्फुस शिरा खुलती है। तो बच्चों जो फुफ्फुस शिरा है ये कहाँ खुलती है? खुलती है बाएं अलिंद में। कहाँ खुलती है बच्चों? बाएं अलिंद में। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक तत्व है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्या है बच्चों आवश्यक तत्व? कैल्शियम। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक तत्व क्या है बच्चों? कैल्शियम। फुफ्फुस धमनी रक्त को ले जाती है। बताइए कहाँ ले जाती है बच्चों? हृदय से फेफड़ों की ओर, फेफड़ों से हृदय की ओर, हृदय से मस्तिष्क की ओर, या मस्तिष्क से हृदय की ओर? तो ले जाती है बच्चों हृदय से फेफड़ों की ओर। पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? जो पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि होती है वो किस हार्मोन के कारण होती है बच्चों? उसका नाम है ऑक्सिन। क्या है बच्चों? ऑक्सिन। मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। बच्चों मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? बताइए मुझे। शुक्राणु किस में होता है? पुरुष में, है ना। अंडाणु किस में होता है? महिला में, मतलब स्त्री में। युग्मनज दोनों के संलयन से मिलकर बनता है। भ्रूण क्या होता है? जिससे जो बच्चा बनता है बाद में जाकर के। तो ये कह रहा है मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? अंडाणु। क्या कहलाता है बच्चों? अंडाणु। अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अब जो चैप्टर था हमारा जीव जनन कैसे करते हैं उसमें लैंगिक अलैंगिक सब कुछ डिटेल में बताया गया है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि सबसे पहले वीडियोस देखो मेरी सारी, ताकि आपको पता लगेगा कि सर ने हमको किस प्रकार आसान भाषा में समझाया है और बताया है कि ये क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ओके, ढील मत करो बिल्कुल भी। बोर्ड एग्जाम्स में आप तय कर लीजिए कि हमको 100 के 100% लेके आने हैं। तो अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है बच्चों? द्विखंडन। क्या है बच्चों? द्विखंडन, जिसमें एक जीव क्या होगा? 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और एक नए जीव का उत्पन्न होगा। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? द्विखंडन। और एक प्रक्रिया किसमें होगी? अलैंगिक जनन के माध्यम से। आनुवांशिकता की मूल इकाई है बच्चों, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन। फुफ्फुस शिरा खुलती है। फुफ्फुस शिरा कहाँ खुलती है बच्चों? बाएं अलिंद में। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कौन है बच्चों रक्त का थक्का जमाने में सहायक? प्लेटलेट्स। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहले 2 अंकों के प्रश्न देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? यह किस प्रकार उत्पन्न होता है? बच्चों सीधी सी बात है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव हो उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। जैसे आप बचपन में थे तो आप 2 चुंबक लिया करते थे और एक चुंबक को दूसरे चुंबक के जब समीप लाते थे, क्या लाते थे बच्चों? समीप। तो उनमें 2 चीज़ें दिखती थी, या तो वो एक दूसरे से दूर हटते थे या एक दूसरे के पास आते थे। तो जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो तब क्या प्रभावित हो रहा है? चुंबकीय बल का अनुभव हमको देखने को मिलता है और वही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और आगे बोला है इसने, यह किस प्रकार उत्पन्न होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बच्चों धातुकर्म से क्या समझते हैं? धातुकर्म क्या है? अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं। जो अयस्क होते हैं ना, तो हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? धातु कर्म। इसमें अयस्क का सांद्रीकरण, धातु का निष्कर्षण तथा शोधन जैसे चरण होते हैं। आगे देखिए बच्चों, उत्सर्जन क्या है? पूरे चैप्टर समझा रखे हैं मैंने। उत्सर्जन भी क्या है, धातु निष्कर्षण वगैरह सब बता दिए आप लोगों को। शरीर में बनने वाले हानिकारक उपापचयी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जो आप भोजन वगैरह खाते हैं ना बच्चों, तो जो वो मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। बहुत ही आसान समझो, हार्ड तो है ही नहीं पढ़ाई, आप उसको कर देते हो हार्ड। जाके पढ़ रहे हो साल भर के बाद तो फिर क्या समझ में आएगा आपके? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक उपापचयी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है।
लिंग सहलग्न रोग क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। बच्चों, लिंग सहलग्न रोग क्या होते हैं? वे आनुवंशिक रोग जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मतलब ऐसे आनुवंशिक रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतान से दूसरी संतान में देखे जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न रोग। ठीक है ना? ये कहाँ पाए जाएंगे? जीन लिंग गुणसूत्रों में। इसका उदाहरण है बच्चों हीमोफीलिया और रंगांधता। आगे चलो। अब 3 अंक वाले प्रश्न है बच्चों। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखिए तथा उनके निवारण के लिए प्रमुख लेंस के नाम भी लिखिए। बच्चों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, है ना बच्चों? अब देखिए दूरदृष्टि दोष। पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है बच्चों? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना? दूर की देती है बस वस्तु दिखाई, तो इसमें इसे क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। और इसका सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अब निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा रखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पूरा क्वेश्चन उस पर आधारित है। अब देखो CaOH का होल टू वाई प्लस CO2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O। तो इसको संतुलित करेंगे। क्या संतुलित होगा इसमें? आइए जानते हैं। अब देखो जब आप इसको संतुलित कर रहे हो तो Ca 1 है, ठीक है। Ca इधर भी 1 है, चल जाएगा काम। इधर कितने O है? 2 O तो ये रहे OH में और 2 O ये रहे O2 में, CO2 में। तो 2 O ये रहे और 2 O ये रहे, तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए बच्चों? 4। अब आप देखिए इधर कितने O? CO3 में 3 O, H2O में 1 O। कितने O हुए? 4 O, ठीक है। इधर भी H2 है और इधर भी H2O में 2 H है। ये तो कंप्लीट है। इसको हमने इक्वल किया। जब हमने इसको इक्वल किया बच्चों तो क्या हुआ? Zn प्लस 2AgNO3 और ZnNO3 का होल टू वाई प्लस 2Ag। जो ये 2 लगाया मैंने Ag में, इसको संतुलित करने के लिए लगाया समीकरण को। और जो मैंने इधर AgNO3 में 2 लगाया, ये भी समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया। ऐसे ही देखो इसमें Al के जो आगे 2 लग रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए लग रहा है। जो 3 लग रहा है ये भी समीकरण को संतुलित करने के लिए लग रहा है। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ समझ में ना आए तो आप पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जा करके मेरी प्लेलिस्ट वीडियो में देखिएगा। वहाँ बहुत ही आसान तरीके से और भी क्वेश्चंस के साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल आपको अर्धवार्षिक पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ना कि नोट्स। ओके बच्चों, देखो मेंडल के प्रमुख नियमों के नाम लिखिए। जो मेंडल के प्रमुख नियम थे वो क्या थे बच्चों? पहला था प्रभुत्व का नियम, फिर था पृथक्करण का नियम, फिर स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अब देखिए मानव पाचन की प्रक्रिया संक्षेप में समझाइए। ये हमारा जो हमने आपको पौधे का वाला चैप्टर पढ़ाया था, पौधे पादप वाला, जंतु पादप वाला चैप्टर पढ़ाया था, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो जो नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर है वहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो मानव पाचन की प्रक्रिया समझानी है। भोजन मुख से शरीर में प्रवेश करेगा, मुख में भोजन चबाया जाएगा और लार के साथ मिल जाएगा। फिर यह ग्रास नली से आमाशय में पहुंचेगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होगा तथा पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा और बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल का अवशोषण होगा। फिर उत्सर्जन के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत तथा कार्य विधि समझाइए। बच्चों कार्य विधि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, है ना, और सिद्धांत बता रहा हूँ और इसका चित्र आपको जो हमारा विद्युत का चैप्टर है जो हमने आपको वीडियो में दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली तरीके से वहाँ समझेंगे चित्र के साथ, ठीक है। और विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत और कार्यविधि में आपको यही समझा रहा हूँ। ओके, और वैसे भी आप
गूगल से विद्युत मोटर का चित्र देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे समझ में ना आए तो आप मेरी ही वीडियो यूट्यूब वीडियो में जा कर के विद्युत वाले चैप्टर में देख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, आपको 4 से 5 नंबर ये दे के ही जाता है, तो इसको तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा आप लोग। मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा प्रवाहित चालक पर बल लगाना। ये क्या करेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा प्रवाहित है चालक है ना, उस पर बल लगाता है। जैसे हमारा मोटर सिद्धांत के कारण काम करते हैं ना, जैसे कुट्टी काटने की मशीन होती है ना, और जैसे क्या होता है पंखा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब मोटर विद्युत मोटर के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जब मोटर की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर बल लगता है, इससे कुंडली घूमने लगती है। ठीक है बच्चों, कंप्यूटेटर धारा की दिशा को उचित समय पर बदलता रहता है, जिससे कुंडली लगातार घूमती रहती है। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक हो गई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, जैसे घास काटने की मशीन है, किससे चलती है वो चलती है हमारी उससे बिजली से चलती है। लेकिन बिजली से चलते चलते वो एनर्जी बनाती है, तो वो किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। उस बिजली से मशीन चलने लगती है, मशीन घूमने लगती है। ओके बच्चों, आगे देखिए, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य समझाइए। बच्चों नेफ्रॉन का जो मैंने संरचना है वो मैंने चैप्टर में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में पार्ट 6 मैंने आपको बताया हुआ है। मैं यहाँ इसकी कार्य बताऊंगा आपको। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चैप्टर में जाना होगा और वहाँ डीपली तरीके से मैंने समझाया हुआ है चित्र के साथ, पार्ट 6 में। अब आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से बच्चों, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, वृक्क नलिका, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका। अब देखो बच्चों, नेफ्रॉन रक्त का क्षरण करता है। कार्य क्या बच्चों, जो नेफ्रॉन होता है वो रक्त का क्षरण करता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है और हानिकारक पदार्थों से मूत्र का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको भी याद कर लेना। याद नहीं करना, केवल 2-3 बार वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। ये 4 नंबर में बच्चों। मनुष्य में स्त्री के लिंग गुणसूत्र XX, जो एक स्त्री में गुणसूत्र होता है बच्चों क्या होता है XX, और पुरुष में होता है XY। तो माता के अंडाणु में X गुणसूत्र होता है और पिता के शुक्राणु में X और Y गुणसूत्र होते हैं। समझे, मतलब जो माता है वो केवल लड़की पैदा करने के लिए कैपेबल है, लेकिन पुरुष के शुक्राणु लड़की और लड़का दोनों पैदा करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो एक्स शुक्राणु प्लस एक्स अंडाणु क्या मिलके बनाएंगे XX, तो क्या पैदा होगी, लड़की। और वाई शुक्राणु प्लस एक्स अंडाणु मिलके क्या बनाएंगे XY, तो क्या पैदा होगा, लड़का। इसलिए बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु द्वारा आने वाले X या Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र का चित्र तो आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर में। चित्र कहाँ मिलेगा बच्चों आपको, चैप्टर में, नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में। जो नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर वो है, और जीव जनन कैसे करते हैं, इन दोनों चैप्टरों में आपको इनका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए तुमको बार बार सजेशन दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है मुख्य, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, और लास्ट है गुदा। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, आमाशय में भोजन का पाचन आगे होता है, छोटी आंत में पाचन पूरा होता है और पोषक पदार्थों का अवशोषण रक्त में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बच्चों, यह आपके
एग्ज़ाम की विशेष परीक्षा की तैयारी है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आप लोगों को, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको अर्धवार्षिक सेट 1 में कराए हैं और अब तुमको अर्धवार्षिक सेट 2 में करा दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अब मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए सेट 3। तब तक के लिए धन्यवाद। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक जब सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।